सर्जन की गलती की वजह से सर्जरी बदनाम हो जाती है। अच्छा, सर्जन की गलती की वजह से सर्जरी बदनाम होती है। अगर आपका सर्जन अच्छा है तो इसके रिजल्ट जिंदगी बदल देता है। एक बार 50 साल के ऊपर अगर आप घुटना सर्जन आपका अच्छा है, उसके हाथ अच्छे हैं, 50 साल के ऊपर आप बदल दो तो घुटना जिंदगी भर चलता है। अच्छा, नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, ये वीडियो बेहद खास होने वाला है देश भर के तमाम कर्मचारियों के साथ साथ उन आम लोगों के लिए जो घुटनों की परेशानी से जूझते हैं, जो अपने पैरों की परेशानी के कारण जिंदगी का आनंद नहीं ले पाते हैं। और खासकर कर्मचारी आपके लिए तो बहुत खास हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से आप ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए अगर आप अपने पैरों को ठीक नहीं रखेंगे तो शायद आप लड़ाई ठीक से लड़ भी नहीं पाएंगे। तो इसी पर आज हम बात करेंगे और इस पर हमसे बात करने के लिए देश के जाने माने ऑर्थोपेडिक्स, यानी जिसको मेडिकल टर्म में हम कहते हैं ऑर्थोपेडिक कहते हैं, जो कि हड्डियों का, जॉइंट का, इसको इस चीज़ को वो देखते हैं। तो वो देश के जाने माने एम्स में, गंगाराम में, और मतलब आप समझिए देश का कोई ऐसा बड़ा अस्पताल नहीं, देश का ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं जहाँ के उन्होंने सेवा ना दी हो, और जहाँ पर कि जहाँ के लोग जो है, चाहे मंत्री हों चाहे कोई आम से खास तक, हर कोई इनसे अपने इलाज करवा चुका है। तो डॉक्टर CS यादव हमारे साथ है। सर, बहुत स्वागत है अंगवानी पर आपका। थैंक यू। और बता दें, वर्तमान में डॉक्टर CS यादव सर अभी जो है प्राइमस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो कि दिल्ली के चाणक्यपुरी में, वहाँ पर वो ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट को चेयरमैन है। तो आज हम सर से बात करेंगे कि आखिर चूँकि समय के साथ बहुत बदलाव आए हैं, और सर को तो लिम्का बुक में नाम भी है सर का। सर, वो क्या था, आपने कितनी ऊंचाई पे किया था ऑपरेशन सर? हाँ, अच्छा, वो हम लोग क्योंकि बीच में साल में चैरिटी अलग अलग जाके करते रहते हैं जी। तो लद्दाख में हम लोगों ने करीब 300 जॉइंट रिप्लेसमेंट किए हैं। 300 लद्दाख? तो वो, हाँ, लद्दाख में, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, बड़ी एडवर्स कंडीशन में, लिमिटेड रिसोर्सेज में जी, है ना जी। तो वो हमारा काम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में गया। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने अपने एडिटोरियल में हमारे काम के बारे में पूरा पैराग्राफ कई लिखे। इतनी एडवर्स कंडीशन में, इतनी टफ सिचुएशंस में, इतने सक्सेसफुल ऑपरेशन ही नहीं किए, सक्सेसफुल ऑपरेशन किए सारे। तो वो हमारा लद्दाख में जॉइंट रिप्लेसमेंट का रिकॉर्ड। तो ये देखिए, मतलब मैंने आपको बताया ना कि ऐसे डॉक्टर साहब जो कि मतलब लिम्का बुक में जिनका नाम हो चुका, और देश का कोई, हमने हिमाचल में भी, हिमाचल के गांव में भी एक करीब 286 के आसपास जॉइंट रिप्लेसमेंट किए हैं गांव में, बिल्कुल लिमिटेड। कुल मिला के सर कितना कर लिया होगा सर आज तक? एक तो मेरे पिताजी हैं उसमें। हाँ, मैं 20,000 से ज्यादा जॉइंट बदल चुका हूँ। अब तो 21,000 हो रहे होंगे, पुराना डाटा है। तो आप ये देख लीजिए डॉक्टर साहब, मतलब कि 21,000 सर्जरी कर चुके हैं, लिम्का बुक में नाम दर्ज हो चुका है, कई अवार्ड मिल चुके हैं, और देश का कोई ऐसा कोना ही शायद हो जहाँ इनके द्वारा इलाज के हुए आदमी आज मतलब जिंदगी का आनंद ना ले रहे हो। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए हमने कितने बड़े डॉक्टर से उनसे समय लिया है, और उनसे मतलब कहा है कि आप थोड़ा कर्मचारियों को, या आम लोग जिनको कि पैरों की जो समस्याएं होती है, आमतौर पर घुटने की जो समस्या होती है, जोड़ों का जो समस्या, दर्द होता है, उसको लेकर हम सर से समय लिए और आपके बारे में बात करेंगे। सर, ऐसे तो चंदन जी, आपका बहुत स्वागत है सर अंगवानी पर। और आपका हम परिचय क्या दे, परिचय तो आप मतलब आप समझिए, जिस इधर से आप देखेंगे अपनी फील्ड में तो आपको महारत हासिल है ही, लेकिन आपकी निजी जीवन भी इतनी इंस्पिरेशनल है, जहाँ पर कि लोगों को वो कहानी सुने। तो हम उस पर चर्चा करेंगे क्रमवार ढंग से सर। लेकिन आज हम कर्मचारी सोचते हैं कि आम लोगों को जो मतलब उनको किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, ताकि ये जो आजकल ये समस्याएं बहुत ज्यादा आ रही हैं नी रिप्लेसमेंट को लेकर, और डरने की किधर, लोग डरते बहुत हैं। देखिए, हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या घुटने की होती है जी। सबसे बड़ी 40 साल के ऊपर ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और औरतों में थोड़ी जल्दी आती है, 10 साल पहले। मर्दों में जो है 50 या 60 के ऊपर शुरू होती है जी। जैसे कि जो विदेशों में कूल्हे की समस्या ज़्यादा होती है, घुटने की कम होती है। उसका बहुत सारे कारण हैं। तो जो घुटने की समस्या शुरू होती है 40 के आसपास, वो एज की वजह से होती है। एज जैसे पूरे बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, तो घुटने की एक चिकनी लेयर होती है, उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं, उसकी थिकनेस कम हो जाती है।
तो मेन सबसे बड़ा जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, जी सर। वो घुटने की मेन समस्या है। कई बार घुटने जवानी में भी खराब हो जाते हैं, बट बहुत रेयर है वो, जिसको हम गठिया बोलते हैं, जिसमें हाथ भी टेढ़े पड़ जाते हैं, अच्छा। है ना, और भी जॉइंट अफेक्टेड होते हैं। लेकिन एज वाली जो अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, उसमें घुटने ही ज्यादातर अफेक्ट होते हैं, कूल्हे नहीं होते हैं हिंदुस्तान में। तो होता क्या है कि धीमे धीमे करके जो अर्थराइटिस होती है एज वाली, एक साथ नहीं आ जाती, धीमे 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 बढ़ती रहती है। कई बार ये स्टेज आ जाती है कि आपको ऑपरेशन की जब हमारी जरूरत पड़ती है, ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंट कैसे की जाए नी की एज वाली अर्थराइटिस, जैसे गठिया वाली अर्थराइटिस हमारे हाथ में नहीं है, अच्छा, है ना, वो दवाई देने के बाद भी तेजी से जॉइंट खराब करती है, दवाई नहीं लो तो और तेजी से खराब होते हैं उसमें भी। लेकिन इसमें जो एज वाली अर्थराइटिस है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, यही सबसे ज्यादा कॉमन है। इसमें इसको कंट्रोल करना काफी हद तक अपने हाथ में है, जिसको अपने हाथ में काफी हद तक। एज जैसे कि हमारे हाथ में नहीं है, वो तो बढ़ेगी। लेकिन ये देखा जाता है अगर आपका वेट ज्यादा है तो ये एज वाली अर्थराइटिस फिर आपकी बहुत तेजी से बढ़ती है। तो इसकी अर्थराइटिस का जो ग्राफ है, अगर आप अपना वेट कम करो, एज का इफेक्ट पूरे बॉडी में आ रहा है, फिर स्लोली आएगा। फिर मान लो शुरुआत हो गई आपकी 40-50 पे, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ना बढ़े, उसी नेचुरल घुटने से आपकी पूरी जिंदगी 80-85-90 साल निकल जाए, है ना। वेट मैंने बताया सबसे। दूसरी बात जो है इस अर्थराइटिस की रोकने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए, इसके ग्राफ को तेजी से ना बढ़े, क्योंकि ग्रेजुअली मैंने बताया एज रिलेटेड है, बढ़ती है। स्पेशल एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज में एक तो मॉर्निंग वॉक हो गई है, बहुत अच्छी चीज है। अच्छा। उससे बॉडी का हर पार्ट जो है प्योर और हेल्दी रहता है। प्लस घुटने के लिए स्पेशली जो एक्सरसाइज घुटने में जान डालती है, वो वॉक में नहीं हो पाती है। मॉडरेटली फायदा, जो वॉक भी हेल्प करती है, लेकिन एक मसल जो घुटने को खराब होने से बचाती है, अगर वो ताकतवर है, तो वो इसको थाई मसल बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रिसेप्स मसल। तो वो वॉक में नहीं हो पाती वो वाली। ओवरऑल हार्ट, लंग, मसल, बोन, जॉइंट सब अच्छे रहते हैं। इस मसल को अलग से एक्सरसाइज करना, ये लेट के और बैठ के होती है, इस पे ध्यान देना। और अपना जो डाइट हो वो संतुलित हो, न्यूट्रिएंट्स हो, उसमें ऐसा खाना नहीं होना चाहिए जिससे वेट बढ़े, और ऐसा खाना नहीं होना चाहिए जिसमें न्यूट्रिएंट्स कम हो, मतलब सारे अपने मिनरल्स हो, विटामिन हो। ये चीज़ें इनडायरेक्टली अर्थराइटिस से रिलेटेड है, नॉट डायरेक्टली। अपनी वेट, अपनी एक्सरसाइज, स्पेशली थाई मसल की एक्सरसाइज, और भी एरोबिक एक्सरसाइजेज। और एक चौथी चीज, ठीक है, जो मैंने बताना है आपको, एक स्टेज के बाद आपको, जवानी में सब पालती मार के बैठते हैं, उकड़ू बैठते हैं, हम मना भी नहीं करते हैं, इंडियन स्टाइल में ये जरूरी होता है, ज्यादातर जगह बैठना ही पड़ता है। लेकिन एक स्टेज के बाद अगर आपको लगने लगे भाई अब मैं नीचे बैठता हूँ इंडियन टॉयलेट पे तो मुझे पेन शुरू हो जाता है, और जब उठता हूँ तो लंगड़ाहट आती है, या नीचे बहुत लंबे टाइम तक पालती मार के उकड़ू बैठता हूँ तो प्रॉब्लम हो जाती है, फिर उठता हूँ तो प्रॉब्लम लंबे टाइम तक रहती है, वो एक इंडिकेटर है। वो 40, हाँ, उसको जो है अवॉइड करें। अच्छा। जिसको कहते हैं प्रिकॉशन और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। मतलब जब भी ऐसे आपके लक्षण आने लगे कि नीचे बैठने में आपको घुटने में प्रॉब्लम होने लगे, पालती मार के उकड़ू बैठने में प्रॉब्लम होने लगे, तो उसको आपको अवॉइड करना शुरू कर देना चाहिए उस चीज को। और मान लो ये तो हो गया प्रिवेंशन की। इसमें अब 5वीं चीज होती है दवाइयों की, है ना। सर एक चीज मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, आपने कहा कि वॉक करना बहुत फायदेमंद होता है। बहुत लोग वॉक नहीं करते, और दर्द होगा और पैर ये होगा। ये बहुत अच्छा सवाल है तुम्हें। देखो, घुटना खराब नहीं है तो वॉक के सोचना ही नहीं है, करना ही चाहिए। घुटने को भी हेल्दी रखती है। अच्छा, मतलब जितना वॉक करेंगे उतना घुटना। हाँ, एक एवरेज वॉक 5 to 7 किलोमीटर वॉक हमेशा पूरे बॉडी को इंक्लूडिंग घुटने को हेल्दी रखती है। घुटने की ग्लूइंग हो जाती है, कुशनिंग हो जाती है। जब एक बार आपका घुटना खराब होने लगा, ठीक है, फिर मॉडरेट वॉक 2-4 किलोमीटर की वॉक
आपका घुटना खराब नहीं करती है, वो बल्कि घुटने को हेल्दी रखती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं वॉक नहीं करूंगा तो मेरा घुटना बच जाएगा ऑपरेशन से। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, उससे घुटना बचता नहीं, और वॉक नहीं करने से आप बहुत सारी और परेशानियों को इनवाइट कर लेते हैं। आप ओवरऑल आपका खाता नेगेटिव में रहता है, बैलेंस नेगेटिव होता है अगर आप वॉक छोड़ते हैं। हिम्मत करके मॉडरेट वॉक करते रहना चाहिए, और थाई मसल वॉक में नहीं हो पाती, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नहीं कि वो ऐड कर देना चाहिए अगर नहीं कर रहे हैं। और जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, हिंदुस्तान में औरतें तो कम वॉक करती हैं, है ना। अगर वॉक करने से ही घुटने खराब होते हैं तो मर्दों के ज्यादा होने चाहिए। मर्द ज्यादा वॉक करते हैं, हिंदुस्तानी औरतें तो ज्यादातर हाउस वाइफ होती हैं। इवन वर्किंग लेडी में भी एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है। जब आप बाहर भी वॉक करने जाते हो तो मर्द ही ज्यादा वॉक कर रहे होते हैं, है ना। तो घुटने तो मैं 10 में से 8 औरतों के बदलते हैं, मर्दे को 2 के बदलते हैं, 2 या 3 अगर मैंने 10 घुटने बदले हैं तो। अच्छा, तो इसका मतलब वॉक से रिलेशन है नहीं उसका, है मतलब बल्कि हेल्दी रखता है, हेल्दी। मर्द चलता है उसके घुटने कम खराब हो रहे हैं, औरत तो चलती नहीं है उसके ज्यादा क्यों खराब होते। इसलिए वॉक से खराब नहीं होते हैं। बहुत सारे फैक्टर मैंने बताया, कई बार हार्मोनल जेनेटिक भी होता है, फीमेल जेंडर भी थोड़ा सा अर्थराइटिस को जल्दी इनवाइट करती है ना। तो वॉक जारी रखें जितना भी पॉसिबली कर सकते हैं, विद इन योर, एक सेंटेंस होता है, विद इन योर कंफर्टेबल लिमिट। और एक फिर 5वां जो एक सवाल आता है दवाइयों का, जैसे कि एज वाली अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसमें दवाई का रोल, बहुत सारी दवाइयां हैं मार्केट में, बड़ी बड़ी महंगी दवाइयां हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग दवाइयों का रोल ज्यादा नहीं है। जो ऊपर की मैंने 4 चीजें बताई वो दवाइयों से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। दवाई का रोल बहुत मिनिमम है। जैसे इनडायरेक्टली कुछ हम विटामिन जो हमारी बॉडी में अक्सर अपनी डाइट में नहीं मिलते हैं, वो सप्लीमेंट देते हैं, वो ले लें, उससे थोड़ा इनडायरेक्ट बेनिफिट घुटने को मिलाएगा। कई बार ग्लू बनाने के इंजेक्शन आते हैं, इट इज, अब ये प्रूवन हो चुका है, जो अच्छी स्टडीज हैं, हाई पावर स्टडी, वो कहते हैं इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। महंगे महंगे इंजेक्शन, टैबलेट भी आती हैं ग्लू बनाने के लिए, है ना। तो उसका भी रोल डाउटफुल है, कंट्रोवर्शियल है ना। फिर भी आप जो है टैबलेट, इंजेक्शन के कई बार नुकसान भी हो सकता है। टैबलेट कोई दी जाती है अर्ली स्टेज में, ये सब इंजेक्शन और टैबलेट भी। अगर ये जो इंजेक्शन आजकल खूब प्रचलन में कि इंजेक्शन ले ले, ये बहुत ही खराब चीज है। खासकर लेट स्टेज में कोई चीज काम नहीं करती है, अच्छा, है ना। अर्ली स्टेज में इनको दे सकते हैं, उसका भी साइंस ये कहती है, प्योर साइंस का कोई फायदा नहीं है, मोर ऑफ प्लेसिबो है ना। फिर भी आप लेना चाहें, आप ट्राई करना चाहें, आपको नहीं मैं ट्राई कर लेता हूँ, है ना, तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। जहां तक सवाल है लेट अर्थराइटिस का, जब बहुत ज्यादा खराब हो गया, फिर हमारा रोल शुरू होता है। हम लोग अर्ली स्टेज को भी ट्रीट करते हैं नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट से, मेजॉरिटी वही होती है हमारे पेशेंट की जो भी ओपीडी में देखते हैं। लेकिन करीब 10 ओपीडी में जो पेशेंट आते हैं, 10-20% ऐसे मरीज होते हैं उनको रियली ऑपरेशन की जरूरत होती है। जैसे कि ऑपरेशन की जरूरत कब है, ये बड़ा इसमें कंफ्यूजन नहीं है। कई बार पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब उन्होंने तो कह दिया ऑपरेशन नहीं करना, और उसने कह दिया ऑपरेशन करना है, उसने तो कह दिया इमीडिएट करना है। फिर मेरे से पूछता है आप क्या कहते हो सर, वो तीसरी ओपिनियन मेरे से लेने आ गया। तो मेरा कहना ये है, 3 चीज होती हैं, उससे क्लियर हो जाता है दूध का दूध पानी का पानी, कब ऑपरेशन करना चाहिए। अच्छा, एक तो आपका एक्सरे में दिख जाता है कितना खराब है, उससे पता चल जाता है ये अर्ली स्टेज है या लेट स्टेज है। लेट स्टेज में कभी ना कभी करना ही पड़ता है, इसमें कोई अर्जेंसी नहीं है। मैं लेट स्टेज में भी मैं कहूँ कि अभी हफ्ते भर में करा लो, महीने भर में करा लो, उस समय भी नहीं है। आप जल्दी करा लोगे जल्दी ठीक हो जाओगे, है ना। तो एक तो लेट स्टेज हो, ठीक है। दूसरा, आप वो लेट स्टेज ज्यादातर लोगों को डेली परेशान करती है, कुछ लोगों को नहीं करती है, वो अलग लोग होते हैं, पतले दुबले मर्द, बहुत मेहनती लोग। मान लो लेट स्टेज है, आपको डेली बेसिस पे परेशानी होने लगी है ना, आपको लगता है नहीं अब तो ये डेली मेरे को लगता है गोली खा लूं या खानी पड़ती है, और ये घुटना मेरा साथ नहीं दे रहा, ये वाली बात अगर मिल जाए,
है ना, 3 चीजें मिल जाए, 2 बात मिल गई, लेट स्टेज, डेली आप परेशान, ज्यादा परेशान। फिर तीसरा होता है आपकी एज क्या है। मैं हमेशा से टीवी पे बोलता रहा हूँ, कहता रहा हूँ, एक बार 50 साल के ऊपर अगर आप घुटना सर्जन आपका अच्छा है, उसके हाथ अच्छे हैं, 50 साल के ऊपर आप बदल दो तो घुटना जिंदगी भर चलता है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए हम लोग कहते हैं भाई एक ही बार बदल के पूरी लाइफ निकल जाए, दोबारा से ना करना पड़े। तो हम कोशिश करते हैं, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान नहीं है, मान लो बीच का भी परेशान है, तो उसको धीमे धीमे करके 50 तक लाने की कोशिश करते हैं। तो 50 के ऊपर हो, आप एक्सरे में ख़राब हो, डेली परेशान हो, तो करवा लेना चाहिए। और जहाँ तक प्राइवेट में काफ़ी ओपिनियन दी जाती हैं, प्राइवेट की ओपिनियन थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्स के अस्पताल में जाके, एम्स दिल्ली में जाके पूछ लो भाई ऑपरेशन की ज़रूरत है कि नहीं। एम्स दिल्ली के लोग ठीक ही बताते हैं, वहाँ कोई कमर्शियल एंगल से कोई ओपिनियन नहीं दी जाती, और एम्स दिल्ली के लोग कॉम्पिटेंट लोग होते हैं जी। ठीक है, तो ये लेट स्टेज ऑफ आर्थराइटिस को लेके तो एक जो बड़ा ये सवाल डर होता है लोगों में कि ऑपरेशन कराएं कि नहीं कराएं। बहुत लोग सोचते हैं कि अब क्या कराना, अब तो उम्र भी हो गई, किसी तरह निकाल लेंगे। ये खासकर जो अपने माता पिताओं में देखते हैं जिनकी उम्र हो चुकी, वो कहते हैं कि ऐसे क्या खर्चा करना। तो मुझे लगता है कि एक बच्चे को, मतलब क्या उनके माँ बाप को ये इससे बेहतर गिफ्ट नहीं हो सकता, या क्या कहते हैं? हाँ नहीं, बिल्कुल, जैसे कि आपने अपने फादर को दिया, और वो आप नहीं बोलते तो नहीं होता। हाँ, नहीं होता। होता क्या है कि कई बार लोग इसलिए नहीं कराते हैं क्योंकि उन्होंने कई बार खराब केस देखे होते हैं, जो चलने से, कराने के बाद भी ठीक से नहीं चल रहे, परेशानी में रहते हैं, है ना। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जी। लेकिन इसमें सबसे, ये सर्जरी अपने आप में खराब नहीं है। अगर आप इसको ठीक नहीं करते हो तो सर्जन की गलती की वजह से सर्जरी बदनाम हो जाती है। अच्छा, सर्जन की गलती की वजह से सर्जरी बदनाम होती है। अगर आपका सर्जन अच्छा है तो इसके रिजल्ट जिंदगी बदल देता है। और जो कि हमारा अब अपना मान के चलो 25 साल का एक्सपीरियंस है, हजारों घुटने बदल चुके हैं। मतलब आपका मरीज तो आपकी तो सर बात ही नहीं सर, आपके तो देश के मंत्री वगैरह सब आपसे करवाते हैं लोग, उसमें कुल मिला के 20,000 कर चुके हैं। हाँ, डरने की जरूरत नहीं होती है। आप इसको जरूर परख लें कि सर्जन अनुभवी हो, स्किलफुल हो, हाथ अच्छे हो। हाँ, जो कहते हैं हाथ अच्छा है, हाथ अच्छे हो, इसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि बड़ा हाथ पे कंट्रोल होना चाहिए। और एक 2-2 मिलीमीटर का खेल होता है। अगर 1-2 मिलीमीटर में आपने कुछ इधर उधर कर दिया, इंपॉर्टेंट चीज डैमेज कर दी, तो फिर आपको मरीज इतना खुश नहीं होगा, इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। इसलिए डरना नहीं चाहिए और आपकी जिंदगी बदल जाती है। मैंने तो जिंदगी में यही देखा है, लोग हमेशा आशीर्वाद देते रहते हैं। जहां तक एज का सवाल है, मान लो 80 के ऊपर 85 के ऊपर हमें सोचना पड़ता है अब करें कि ना करें, है ना। तो 80 तक तो बिल्कुल, अगर खराब है, परेशान है, सर्जन अच्छा मिल गया है तो करा लेना चाहिए। 80 के ऊपर फिर हम लोग डबल चेक करते हैं पेशेंट फिट है कि नहीं, फिटनेस को। और सबसे बड़ी बात ये भी देखने लगते हैं पेशेंट की अंदर से विलिंग होनी चाहिए कि मैं कराना चाहता हूँ। 80 की उम्र है, कोई बात नहीं, मैं ठीक होना चाहता हूँ, कोई बात नहीं। ऐसे लोगों को कर देना चाहिए 80 के ऊपर भी, है ना। क्योंकि ऐसे लोग, ये मैंने जिंदगी का मेरा अनुभव है, जो स्ट्रॉन्ग माइंड होते हैं, जो ठीक होना चाहते हैं, उनके रिजल्ट 80 के ऊपर भी बहुत अच्छे होते हैं। बहुत अच्छे। और वो एक्सरसाइज को भी कोऑपरेट करते हैं, उनके अंदर डिजायर और फायर है एक्सरसाइज करने की और ठीक होने की। तो एज इज नॉट ए लिमिट। पेशेंट फिट होना चाहिए, पेशेंट विलिंग होना चाहिए। 80 से पहले तो कोई सोचना ही नहीं है, 80 के पीछे ऊपर थोड़ा सा डबल प्रिकॉशन लेके भी हम कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और जो आजकल बड़ा देते हैं, रोबोट टेक्नोलॉजी, वो क्या है सर? पूरे दुनिया में आपको पता है मार्केट ड्रिवन बहुत होती है चीजें, सबको पैसा चाहिए, है ना। मैंने इसलिए बोला एम्स में ओपिनियन लो, आपको वहाँ नॉन कमर्शियल बात की जाएगी। जहां तक रोबोट का सवाल है ना, रोबोट का थोड़ा सा इसमें कमर्शियल एंगल तो है ही। अच्छा। लेकिन आप ये मान के चलो, अगर आप अच्छे सर्जन नहीं है और आपने रोबोट ले लिया, तब फेलियर और भी ज्यादा होते हैं। मैं अक्सर रोबोट के फेलियर
देखता हूँ यहाँ अपने ओपीडी में बैठ के कराए हुए। हाँ, अगर आप अच्छे सर्जन हैं तो रोबोट आपके पास है, मतलब रोबोट्स अच्छे सर्जिकल स्किल को सब्स्टिट्यूट नहीं करता है कुल मिला के, क्योंकि सारे स्टेप रोबोट नहीं करता है, कुछ स्टेप रोबोट करता है, और वो स्टेप आप नॉन रोबोटिक मेथड से भी उतने ही पारंगत तरीके से कर सकते हो। ऐसा नहीं है और पुराने। रोबोट सर एक तरह से हुआ तो मशीन ही ना। हाँ, रोबोट तो हुआ तो एक तरह से बोन मशीन। काटता है। आप उसको जो फिट करेंगे, फीड करे, आपने फीड गलत कर दिया तो अगर हमसे अगर गलत फीड हो गया, हाँ, और आप अगर कोई डॉक्टर है जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है, वो तो अपने से देख के हाथ से कर रहा है, फील आंखों से देख के फील। और वो मशीन जैसे हम बोन काटते हैं तो ना, बोन काटने में केवल बोन काटने का रोल है रोबोट का, और बाकी रोल नहीं है। बाकी बोन को बैलेंस, जॉइंट को बैलेंस करना, जो एक्स्ट्रा डेड बोन है, गंदे टिश्यू को, वो हाथ से ही करना होता है। अगर वो आपने ठीक से नहीं किया, कोई चीज डैमेज कर दी, वो रोबोट नहीं कर रहा है, खुद हाथ से कर रहे हो, तब भी जॉइंट फेल हो जाएगा। और रोबोट में टाइम भी ज्यादा लगता है। शायद मैंने बहुत से रोबोट के प्रॉब्लम देख रहा हूँ आजकल मेरे पास आ रहे हैं। तो खाली आप अच्छे सर्जन नहीं हो, रोबोट से कोई काम भला नहीं होने वाला। अगर आप रोबोट है आपके पास, इफ यू आर ए स्किलफुल सर्जन, तो रोबोट आपके लिए एक एडिशनल टूल हो जाएगा। रोबोट आपको बता देगा करने के बाद आपने क्या करके निकले हो। और अगर रोबोट नहीं है तो हमें फीलिंग से पता होता है कि हमारा पेशेंट कल से बढ़िया चले। तो ये तो सर आपने बड़ी मतलब बहुत बेहतरीन बात बताया, और मुझे लगता है कि व्यूअर्स के लिए, कर्मचारियों के लिए ये बहुत जानना है, क्योंकि आजकल ये बहुत विज्ञापन वगैरह भी खूब आता है कि रोबोट से कराएं, रोबोट से ऑपरेशन करें, जिस कारण आपने बताया आखिर रोबोट भी तो एक मशीन ही है जिसको फीड किया जाता है एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, और कहीं मशीन में कुछ हुआ तो आप समझ सकते हैं। हालांकि हम उस कारण में सर ने आपको बता ही दिया, और सर ने इतनी अच्छी जानकारी। हमने रोबोट इसलिए लिया, आजकल पेशेंट इतने ज्यादा हाइप्ड हैं कि भाई कुछ लोग मानते ही नहीं है। हमने कहा फिर हम रोबोट से कर सकते हैं, बट अच्छा सर्जन, रोबोट भी सक्सेसफुल उसी के पास है जो अच्छा सर्जन है, क्योंकि रोबोट सारे स्टेप नहीं करता, बाकी स्टेप तो मुझे खुद ही करने होंगे। तो ये तो सर ने देखिए आपको सारी चीजें बताएं कि किन चीजों का परहेज करना चाहिए, और अगर आपको जो बताया, अगर आपको इन तीन ऐसे इंडिकेशंस आपको मिलने लगते हैं आपके पैरों में, तब आपको तुरंत एहतियातन जो परहेज हैं, प्रिकॉशंस है, वो लेने शुरू कर देने चाहिए। और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो बिना डरे, बिना हिचके ऑपरेशन के लिए ज़रूर जाना चाहिए, और आप एक नई ज़िंदगी उसके बाद हासिल कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। डॉक्टर साहब का हम फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आपके लिए इतना समय निकाला और आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिससे कि आप अपने पैरों को सही रखकर जो आप अपने दिन रोजमर्रा के काम है उसको करते हुए आप जिंदगी का आनंद उठा पाएं। तो आप ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें, और हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।